अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू विल बी फाइन। आप सब लोग देख रहे हैं यंग ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और हम कर रहे हैं सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेके 150 तक आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं कि 3 वीडियोस में जो है वो हमारे चैनल्स पर मौजूद है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। पहले आर्टिकल से 150 आर्टिकल तक जो है वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये 3 वीडियोस हैं टोटल। आज जो है वो हम लोग 151 से 200 आर्टिकल तक को डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम आखिरी के जो 80 लेक्चर्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे कवर करके, और इसके साथ ही जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा लेंथी था। बाकी इसके बाद जो है वो हमारे 2 लॉज रह जाएंगे। एक जो है वो हमारा टेनेंसी एक्ट है और दूसरा जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये दोनों लॉज जो हैं वो इतने बड़े नहीं है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनको हम एक एक दो दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से जो है वो हमारा मैक्सिमम लॉ जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो सीआरपीसी है और पीपीसी है ये रह जाएगा, इसको भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके साथ ही जितने भी आपका लॉ का सिलेबस है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा के लिए, वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चे जो है वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे राब्ता कर लें, और नोट्स जो है वो भी हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे आप लोगों को। अच्छा भाई, आर्टिकल 151 की बात करते हैं। इंटर प्रोविंशियल ट्रेड। इंटर प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रोविंसेस के दरमियान में ट्रेड, यानी कि सिंध से कोई चीज जो है वो पंजाब जा रही है, पंजाब से सिंध जा रही है, तो उसके लिए जो है वो क्या प्रोविजन मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जी, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स अक्रॉस पाकिस्तान आर जनरली फ्री। ठीक है, कैसे फ्री है? यहाँ से आप कुछ भी ले जाके किसी भी प्रोविंस में बेच सकते हैं। पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहां क्या होता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ से पंजाब वाली साइड से बलूचिस्तान में गंदम और आटा लेके जाने पर पाबंदी है। उसकी वजह यह है कि वहां से वो क्रॉस करके बॉर्डर में अफगानिस्तान लेके जाया जाता है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब जिला बंदी होती है, जिला बंद गंदम के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि गंदम एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस नहीं जाने देते, और बात का ऐसा भी होता है कि एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने नहीं देते। प्रोविंसेस कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट गुड्स एंट्री एग्जिट और इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। ना तो एंट्री एग्जिट को आप रोकते हैं आमतौर पे, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, अदरवाइज आमतौर पे नहीं रोकते, और ना ही किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगाते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि ये गिलगित बल्तिस्तान से जो चीज आ रही है ना, उस पे इजाफी 15% टैक्स लगेगा। इस तरह की कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए जो है वो एक ही तरह के कवानीन है। प्रोविंसेस में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस फॉर हेल्थ, ऑर्डर, मोरालिटी और एसेंशियल नीड्स बट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो अगर किसी जगह पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी है, चाहे वो हेल्थ का कोई इशू है, ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब है कि अमन अमान बहाल करना है, मोरालिटी है, कोई अखलाकी पहलू है इसका, ठीक है, एसेंशियल नीड्स हैं कोई, और तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की जो कंसेंट है वो जरूरी है। यानी कि आमतौर पे इंटर प्रोविंशियल ट्रेड जो है वो फ्री होती है, उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 152, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर फेडरेशन। फेडरेशन किसको कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं विफाक को। ठीक है, आसान अल्फाज में इस्लामाबाद को, फेडरल गवर्नमेंट को फेडरेशन कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरेशन कैन एक्वायर लैंड इन द प्रोविंस फॉर द मैटर अंडर द पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग पावर। तो अगर किसी भी प्रोविंस के अंदर फेडरेशन को जगह रिक्वायर्ड है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम मिसाल देते हैं कि डेरा गाजी खान में पहाड़ियां हैं, इनका नाम है बगलचूर, बगलचूर माउंटेन्स पहाड़। यहाँ से यूरेनियम निकलती है। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम है, इसके लिए ये जो जगह है वो किसने कर लिया? फेडरेशन ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास है ये वाली जगह, ये पहाड़ियां, ये काफी सारा एरिया जो है, और वहां पर एटॉमिक एनर्जी का प्लांट वगैरह भी लगा हुआ है। तो वो सारी जो है वो जगह किसके पास है? वो हमारे फेडरेशन के पास है। तो इस तरह से लैंड एक्वायर कर सकते हैं। प्रोविंस में भी रिक्वायर्ड टू एक्वायर लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन। प्रोविंस जो है वो भी चाहें तो फेडरेशन के बिहाफ पे लैंड एक्वायर कर सकते हैं एट द फेडरेशन एक्सपेंस। फेडरेशन जो है लेकिन उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी। इफ द लैंड ऑलरेडी बिलोंग्स टू प्रोविंस, अगर लैंड ऑलरेडी प्रोविंस के पास है, इट मस्ट बी ट्रांसफर इट टू द फेडरेशन ऑन एग्रीड टर्म। तो ये जो अगर अगर वो तो ऊपर वाली सिचुएशन थी ना कि एक्वायर कर सकती है अगर किसी पर्सन के पास है, प्राइवेट ऑनरशिप में है, लेकिन अगर पहले ही प्रोविंस के पास है, यानी रेवेन्यू के अंडर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है वो जमीन है, महकमा माल की जमीन है, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द फेडरेशन अगेंस्ट एग्रीड टर्म्स। तो फिर वो क्या करेगा कि सिंपल प्रोविंस से फेडरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट टर्म्स आर डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर। अगर इसमें कोई आपस में मसला हो जाता है, यानी कि कोई लैंड लेना चाह रहा है फेडरेशन, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई लैंड लेना चाह रही है और प्रोविंस जो है वो उसमें रिलक्टेंट है,
मिसाल के तौर पे हम लोग एक मिसाल लेते हैं कि जैसे कराची के अंदर था बंडल आइलैंड। आपको भी याद होगा खान साहब के दौर में ना बंडल आइलैंड था इसका नाम, बंडल। तो खान साहब के दौर में जो है इसको आबाद करने की बातें की गई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज्यादा इसको अपोज किया गया और उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगर वो भी अपनी जगह पे अड़े रहते, फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे अड़ जाती, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी ये कहती कि नहीं जी हमने नहीं देना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना था, मामला जो है वो आर्बिट्रेटर के पास जाना था। आर्बिट्रेटर बच्चों किसे कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं सालिस को। सालिस वो होता है जो दो पार्टीज की बात सुन के उसके ऊपर क्या करता है, फैसला कर देता है। जैसे हमारे कट पंचायत होते हैं, उसके अंदर एक सरपंच होता है, वो भी क्या होता है, वो सालिस होता है आमतौर पे, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इसको अपॉइंट करेगा और फिर वो इनके दरमियान फैसला कर देगा। आमतौर पे वो कोई बड़ा सीनियर आदमी होगा, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट होगा, या वो कोई जो है वो रिटायर्ड जज हो सकता है, यानी कोई ऐसा बंदा होगा जिसके ऊपर लोगों का जो है वो मैक्सिमम एतमाद है। आर्टिकल 152 ए जो है वो ओमिट हो गया बच्चों। आर्टिकल 153 की बात करते हैं, दिस इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको सीसीआई कहा जाता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसको जरा गौर से पढ़िएगा, ठीक है। एक तो आपने इसका आर्टिकल लाजमी याद रखना है, दूसरा जो है वो आपने इसको गौर से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके जो भी मेंबर्स हैं उसका ऑर्डर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। पहला सवाल ये बन सकता है। कंपोजिशन क्या होती है इसमें? एक पीएम होता है, चार जो है वो सीएम होते हैं, तीन फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो कितने हो गए? चार, तीन, सात और एक, आठ। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सीसीआई में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो कितने होते हैं जी? एक चेयरमैन होता है, सात मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन, सात मेंबर्स। टोटल कितने लोग, अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितने पर्सन होते हैं, तो आठ होते हैं, और चेयरमैन एक है, बाकी मेंबर्स कितने हैं? सात। सीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड मस्ट सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउस। अच्छा, अब ये जो सीसीआई है ना, ये किसको जवाबदेह है? आपकी पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट को। और ये क्या करेगी? इट मस्ट सबमिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी टू बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस कौन सा? नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है। नेशनल असेंबली और सेनेट को जो है वो क्या करेगी? सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट के पूरे साल के अंदर आखिर हमने क्या किया है, कौन कौन से मसले मसाइल थे जो विफाक के दरमियान में थे और सूबों के दरमियान में थे, उनको हमने हल कराया। अच्छा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या करती है? अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। होता ही है आमतौर पे कि अगर जब सूबे और विफाक के दरमियान में किसी बात के ऊपर जो है वो अनबन हो जाए, किसी बात के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मामला रेफर कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बंडल आइलैंड की जो है वो भी मिसाल दी है। इसके बाद आर्टिकल 154 की बात करते हैं भाई, फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, कि इसका फंक्शन और रूल प्रोसीजर वगैरह कैसे होगा। तो जारी बात है, इसको चलाने के लिए हमें रूल्स चाहिए। सीसीआई का फंक्शन क्या? फॉर्मुलेट्स पॉलिसी ऑन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड सुपरवाइजेस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये वो लिस्ट है, ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि फेडरल की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जिसमें सिर्फ फेडरल, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ही कानून साजी कर सकती है, उस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून साजी नहीं कर सकती। एंड सुपरवाइजेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, और उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये देखती है। मस्ट बी फाउंड विद इन 30 days ऑफ द पीएम्स ओथ। पीएम जब ओथ ले लेता है तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसको बना दिया जाता है। हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब इसका अपना ऑफिस होता है। एंड मीट एट लीस्ट वंस इन 90 days। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 90 डेज के अंदर इसकी एक मीटिंग होना लाजमी है। और ये भी एक सवाल है कि 30 डेज, पीएम का जो ओथ है उसके 30 डेज, यानी अगर उसने 1 जनवरी को ओथ लिया है तो 30 जनवरी से पहले या 31 जनवरी से पहले पहले क्या है कि सीसीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जरूरी है। इसके बाद है जी डिसीजन बाय मेजोरिटी होते हैं भाई, ठीक है, मेजोरिटी लोग जिस तरफ होंगे। मे फ्रेम इट्स ओन रूल्स, अपने रूल्स भी बना सकते हैं। पार्लियामेंट in joint sitting can issue binding directions and its decisions on disputes between the federation and provinces is final। और कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो इसके लिए रूल वगैरह बनाएगी, और इसके अलावा जो भी फैसला होगा सीसीआई का अगर किसी डिस्प्यूट के मामले में हो तो वो फुल एंड फाइनल है। इसके बाद है जी आर्टिकल 155, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंटरफेरेंस विद वाटर सप्लाई। ये वाटर सप्लाई जो है वो कौन सी है? ये रिवर वाटर है, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे जो दरिया है वो मुख्तलिफ सूबों से होकर गुजर रहे हैं। जैसे आपका इंडस रिवर है, इंडस जो है वो पहले इंडिया से निकलता है, ठीक है, तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से होता हुआ इंडिया के जो है वो इंडिया में आता है, ठीक है। इंडिया से होता हुआ जो है वो ये जम्मू कश्मीर में आ जाता है, जम्मू कश्मीर से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान में आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ फिर केपी, केपी से पंजाब, पंजाब से सिंध, ठीक है, इस तरह से चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ सूबों से आपने देखा कि ये गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कश्मीर में आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर जीबी है, उसके बाद यहाँ से जो है वो केपी के स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब वो यहाँ आता है तब वो पंजाब की हदूद में आ जाता है। उसके बाद जब वो यहाँ आता है तो यहाँ से सिंध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सिंध यहाँ गुड्डू बैराज, और उसके बाद जो है वो सिंध स्टार्ट हो जाता है। तो जारी बात है इसके एक, चूंकि ये ट्रांस प्रोविंशियल एक रिवर है,
तो जारी बात है इसके पानी के ऊपर जो है वो तनाजा भी हो सकता है। हाँ, एक वो रिवर ऐसा है जो कि एक प्रोविंस में ही है, वो दूसरे प्रोविंस में नहीं है, ठीक है, इंटर प्रोविंशियल रिवर नहीं है, तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। उसका पानी जो है वो वही प्रोविंस इस्तेमाल करता है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाकी प्रोविंस यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखेंगे जी पानी का जो मामला है वो कैसे हल होगा। वाटर राइट्स ऑफ द प्रोविंस, फेडरल कैपिटल और inhabitants are prejudicially affected, the complaint can be made to the CCI। कहता है अगर वाटर राइट किसी का जो है वो आपस में उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, ठीक है, प्री जुडिशली का मतलब है तासुब के साथ, ठीक है, प्री जुडिस कहते हैं तासुब को, तो तासुब के साथ जो है वो उसको क्या किया जा रहा है, उस हक को गसब किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सीसीआई को के पास वो प्रोविंस जा सकता है। सीसीआई में डिसाइड द मैटर और आस्क द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द कमीशन ऑफ एक्सपर्ट, या तो वो उसका फैसला कर देगा या फिर कहेगा कि भाई ये जब तक कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं होंगे तो ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। फिर वहां पे एक्सपर्ट बिठाए जाएंगे, इरिगेशन के लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं, लॉ के, फाइनेंस के, वापडा के, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट के लोग वहां पे आ जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इसमें, इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, अगर इंडस से रिलेटेड है तो उसको भी बुला लिया जाएगा। अनटिल पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जारी बात है कि यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है तो वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। सीसीआई मस्ट गिव इट्स डिसीजन आफ्टर कंसीडरिंग द कमीशन रिपोर्ट, सीसीआई जो है वो कमीशन की रिपोर्ट देखेगी, उस पर डिसीजन दे देगी। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिर बाउंड है कि वो उसको लाजमी फॉलो करें। नो कोर्ट प्रोसीडिंग इज अलाउड ऑन मैटर्स फॉलिंग विद इन सीसीआई जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब जहां सीसीआई की जुरिस्डिक्शन है उसको कहीं भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा हरगिज नहीं है कि सीसीआई ने एक फैसला किया तो और आप चले जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां से जाके उसके खिलाफ जो है वो हुक्म इम्तनाई ले आए या उसके खिलाफ फैसला ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं जी आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 156 क्या है? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बनाता है जी? प्रेसिडेंट बनाता है। पहला सवाल, कंपोजिशन क्या होती है? इसमें भी आपने याद रखना है कितने मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, एक बंदा ये हो गया इसमें। उसके बाद सीएम्स होते हैं, 4 सीएम है आपके, वन मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस, 4 लोग ये हो गए, एंड 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द पीएम। ये आमतौर पे जो है वो आपके एमएनएज होते हैं। कौन होते हैं? एमएनएज। तो 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए भी? 4 और 4 8 और एक 9 और 4 13, 13 लोग हैं। अगर आप मेंबर्स की बात करें, 4 4 8 और 4 12 हैं, चेयरमैन को भी मिला लें तो टोटल 13 लोग हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शंस क्या है जी? रिव्यू इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस को रिव्यू करना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल कमर्शियल जो है वो पॉलिसी, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना या गवर्नमेंट को हेल्प करना। ठीक है, मीटिंग क्या है? एटलीस्ट ट्वाइस है, ये साल में 2 बार। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसकी मीटिंग कितनी बार होगी? साल में 2 दफा। कोरम क्या है इसका? हाफ मेंबर, यानी कि अगर हाफ मेंबर मौजूद हैं तो फिर ये मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। कैन बी कॉल्ड बाय द चेयरमैन और हाफ ऑफ द मेंबर, या तो फिर चेयरमैन जो है वो इसको कॉल करेगा या फिर आधे मेंबर। मिसाल के तौर पे टोटल 100 मेंबर है ना, तो हाफ ऑफ द मेंबर्स, 50 मेंबर चाहें तो वो मीटिंग बुला सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउसेस। ये भी उसी तरह से सीसीआई की तरह ये जवाबदेह है पार्लियामेंट को और अपनी रिपोर्ट भी दोनों हाउसेस को सबमिट कराएगी, यानी सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी। दिस इज वेरी इजी। इसके बाद आ जाती है जी आर्टिकल 157 में इलेक्ट्रिसिटी। फेडरल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट्स, ग्रिड स्टेशंस एंड इंटर प्रोविंशियल ट्रांसमिशन लाइन। कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का ये एम्बिड है कि वो हाइड्रो के यानी पानी से बिजली जो बनती है, थर्मल के जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है, फर्नेस ऑयल, ठीक है, ये जो आईपीपीज हैं, जितने भी आईपीपीज का नाम सुना है ना, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो है वो क्या है? ये सारे के सारे थर्मल के ऊपर चलते हैं। ग्रिड स्टेशन आपने देखे होंगे आपके इलाकों में हैं। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसमिशन लाइन है, वो बड़े बड़े खंभे जो हैं वो बने होते हैं और उसके साथ बड़ी बड़ी तारें लगी होती हैं, दो लोगों की फसलों में से गुजरती हैं। ये तो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसमिशन लाइन्स हैं विद प्रायर कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न प्रोविंस फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए उस कंसर्न प्रोविंस की जो कंसेंट है वो बहुत जरूरी है। जिस प्रोविंस में आपने बनाना है तो उसकी कंसेंट भी जरूरी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेंगी? रिक्वायर्ड बल्क सप्लाई फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल ग्रिड से सप्लाई लेंगी। लेवी टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर टैक्स भी लगाएंगे। बिल्ड पावर हाउसेस, ठीक है, अपने पावर हाउस बनाएंगे, ग्रिड स्टेशन बनाएंगे, लाइन्स बना जो है वो लगाएंगे। फिक्स टैरिफ फॉर प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उस बिजली की जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जारी बात है उस पर टैरिफ रेट वगैरह जो भी है वो डिसाइड करेंगे उसका। डिस्प्यूट बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, अगर फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, बिजली की वजह से, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मामला चला जाएगा सीसीआई के, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर। आर्टिकल 158 देखें, प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचुरल गैस। प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल गैस। अ प्रोविंस विद अ नेचुरल गैस वेल हेड, वेल हेड का मतलब होता है गैस का कुआं, ठीक है, ये कुआं हैज प्रियोरिटी इन
मीटिंग इट्स ओन नीड्स फ्रॉम द सोर्स। तो उस ये प्रायोरिटी उसको हासिल है, ठीक है, उसकी उसको ये प्रिविलेज हासिल है कि पहले जो है वो उस प्रोविंस की नीड पूरी की जाएगी, उसके बाद उसको किसी और प्रोविंस में भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आज जो है वो कहीं से ऑयल निकल आता है किसी भी प्रोविंस से, तो सबसे पहले उस ऑयल से उस प्रोविंस की नीड पूरी की जाएगी, या गैस से उस प्रोविंस की नीड पूरी की जाएगी, उसके बाद उसको किसी और प्रोविंस के अंदर भेजा जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग का मतलब यह है कि जैसे टीवी की नशरियात होती है, टेलीविजन, ठीक है, जैसे पीटीवी वगैरह है, उसकी नशरियात की बात हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट अनरीजनेबली रिफ्यूज टू इंटरेस्ट प्रोविंसेस फंक्शन इन ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग ट्रांसमीटर ट्रांसमिट बनाने से, ठीक है, ट्रांसमीटर जो है वो जिससे सिग्नल वो वगैरह वो भेजते हैं, ठीक है, आप और आपको तक सिग्नल पहुंच जाते हैं। रेगुलेटिंग यूज, ठीक है, रेगुलेशन बनाने से या चार्जिंग फी वगैरह चार्ज करने से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं रोकेगी। इंटरस्टेट फंक्शंस रिमेन सब्जेक्ट टू द फेडरल कंडीशंस। कुछ लेकिन फंक्शंस हैं वो फेडरल के पास ही रहेंगे, जैसा कि फाइनेंस है, बट प्रोविंसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, इन कंटेंट ऑफ द ब्रॉडकास्ट। लेकिन कहता है जो कंटेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट है ना, अब जैसे जगह पीटीवाई वगैरह है वो टेलीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या है, वो विफाकी इदारा है, ठीक है, वो क्या है, विफाकी इदारा। तो उसने कहा है कि इदारे की हद तक तो जो है वो विफाक कंट्रोल करेगा, लेकिन कंटेंट की हद तक विभाग जो है वो कंट्रोल नहीं करेगा। विभाग ये डिक्टेट नहीं करेगा कि ये प्रोग्राम बनाएं, ये ना बनाएं, फलाने के खिलाफ प्रोग्राम चलाएं, फलाने की खबर ना दें, ठीक है। तो विभाग की सूरत में क्या करेगा, कहीं पर मजबूर नहीं करेगा। फेडरल लॉ ऑन ब्रॉडकास्टिंग मस्ट गिव इफेक्ट टू दीज प्रोविजंस, ठीक है। फेडरल लॉ जो है वो ही वो ही जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। डिस्प्यूट अगर कोई आ जाता है तो फिर क्या होगा, ऑन कंडीशंस और रिफ्यूजल आर डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर, एक चीफ लगाया जाएगा, सालिस यानी कि, और कौन लगाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो लगाएंगे। इसके बाद क्या है जी, फेडरल गवर्नमेंट रिटेन्स ओवर राइडिंग पावर। ओवर राइडिंग पावर का मतलब ये है कि अगर दो लॉज में या दो ऐसे सेक्शंस हैं या दो जो है वो आर्टिकल्स हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है वो क्या करेगा, उसके पास ओवर राइडिंग इफेक्ट है, उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये फेडरेशन को मजबूत बनाने के लिए है। जस्ट आर्टिकल नंबर 160 है, नेशनल फाइनेंस एनएफसी अवार्ड, आपने सुना होगा एनएफसी अवार्ड। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, विद इन 6 मंथ ऑफ द कमेंसिंग डे, ठीक है, वो हुकूमत शुरू होने के 6 महीने के अंदर अंदर, एंड देन एवरी 5 ईयर, उसके बाद हर 5 साल बाद, सही है। यानी जब नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया था तो उसने कहा था कि ये अब जब जब ये फैसला हुआ है ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर बनाना था, और उसके बाद फिर हर 5 साल तक उसकी मुद्दत होती है, 5 साल के बाद वो खुद ही खत्म हो जाता है। फिर जो भी गवर्नमेंट उस वक्त मौजूद होती है वो एक नया कमीशन तश्कील दे देती है। अब देखते हैं जिसमें क्या है, कंपोजिशन क्या होती है। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एंड अदर पर्संस नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके अलावा क्या है जी, इनकी ड्यूटीज, रेकमेंड ऑन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस। ड्यूटीज क्या है जी, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में क्या करना है, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पे एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, फेडरेशन काफी सारे टैक्सेस इकट्ठे करती है, जैसे कि इनकम टैक्स है, आपकी सैलरी से जो इनकम टैक्स इकट्ठा करता है वो किसके पास जाता है, वो एफबीआर के पास जाता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जिसको आप इनलैंड रेवेन्यू भी कहा जाता है। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जिसको आप एफईडी कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी एफबीआर इकट्ठे। इसी तरह से और भी कई टैक्सेस हैं जो कि सारे एफबीआर के पास जाते हैं। अब ये सारे टैक्सेस जो हैं अब इकट्ठे तो हो गए, अब इनको प्रोविंसेस में किस तरह से डिवाइड करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा। ये कमीशन है, इसका नाम, ये भी एक इदारा ही है। बी क्या है, फेडरल ग्रांट्स इन एड, ठीक है, फेडरल ग्रांट्स ग्रांट्स इन एड। फेडरल की जो ग्रांट वगैरह है फेडरल की तरफ से दी जाती हैं, वो बोरिंग पावर जो है वो भी ये डिसाइड करेगा। अदर फाइनेंशियल मैटर जो है उसमें भी क्या करेगा, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। टैक्स कवर्ड, तो इसमें क्या आ जाता है कि जी इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी जो है वो टैक्सेस वगैरह, ये सारे उसने कहा कौन कौन से टैक्स कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स भी इसके पास है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इसके पास है, एक्साइज ड्यूटी जिसको फेडरल एक्साइज एफईडी कहते हैं वो भी जो है वो किसके पास है, फेडरेशन के पास है। प्रोविंसेस शेयर कैन नॉट बी लेस देन प्रीवियस अवार्ड। प्रोविंसेस का शेयर पिछले अवार्ड से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज मॉनिटर्ड बाई एनुअली विद रिपोर्ट्स टू बाई एनुअली, ठीक है, बाई एनुअली साल में 2 बार, ठीक है, टू द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और फिर रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखी जाएगी। प्रेसिडेंट स्पेसिफाइज प्रोविंस शेयर्स बाय ऑर्डर। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोविंस का जो शेयर है वो बाय ऑर्डर क्या करेगा, डिफाइन करेगा। विच बाईपास फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड विच में इशू ग्रांट इन एड और मॉडिफाई लॉज बिफोर अवार्ड, जो कि
फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को बाईपास करेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के साथ उसकी कोई भी शिप जो है वो इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, जो प्रेसिडेंट ने जो शेयर किया है, बनाया उनका, वो जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। एंड मे आल्सो इशू ग्रांट्स इन एड और मॉडिफाई लॉज बिफोर द अवार्ड। ग्रांट्स इन एड यानी कि दूसरे जो प्रोविंसेस को ग्रांट देनी है वो, यानी बजट तो दे दिया, उसके बाद ग्रांट्स अगर उसको कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो, और उसके बाद मॉडिफाई लॉज बिफोर अवार्ड। अवार्ड से पहले जो लॉ है उनको अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है तो वो भी देखा जाएगा। बच्चों इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 161, नेशनल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, एक्साइज ड्यूटी एंड रॉयल्टी ऑफ नेचुरल गैस एट वेल हेड। अगर उस पे जो एक्साइज ड्यूटी है या उस पे रॉयल्टी जो चार्ज की जा रही है, पेड टू द प्रोविंस, उस प्रोविंस को दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पर सुई में से गैस निकल रही है ना, तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है या रॉयल्टी है वो किसको पे कर दी जाएगी, वो बलूचिस्तान को दे दी जाएगी। वेयर द वेल हेड इज लोकेटेड, ठीक है, जहां पे वो वेल हेड यानी कुआं मौजूद है, नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और ये पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डाले जाएंगे। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल एट वेल हेड इज पेड टू द प्रोविंस, ये भी उस सूरत में प्रोविंस को दे दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, अगर कोई से नेट प्रॉफिट होता है यानी कि डैम बन रहा है, जैसे कि आजकल जो है वो दासू डैम बन रहा है, इसी तरह से आजकल मोहम्मद डैम बन रहा है, इसी तरह आजकल दया मीर भाषा डैम बन रहा है। एक, दो, तीन, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डैम बन रहे हैं तो इस वक्त 3 डैम बन रहे हैं। तो अगर आपसे ये कोई पूछता है कि कितने डैम्स बन रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। तो अगर इन डैम से कोई प्रॉफिट होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दासू डैम से कोई प्रॉफिट होता है, तो किसको मिलेगा, वो केपीके को मिलेगा, क्योंकि वो केपीके में है। पेड टू द प्रोविंस वेयर द हाइड्रो स्टेशन इज सिचुएटेड। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, इज इक्वल टू रेवेन्यूज फ्रॉम द बल्क सप्लाई माइनस ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू आया है माइनस कर देंगे उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस वगैरह है, तो फिर वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये था जी आर्टिकल 161। अब आ जाते हैं जी आर्टिकल 162 की तरफ। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर टैक्स बिल्स अफेक्टिंग प्रोविंस। तो बिल्स या अमेंडमेंट, ऐसी अमेंडमेंट अगर आपने करनी है अबाउट टैक्सेस, टैक्सेस के बारे में, हुज प्रोसीजर गो टू प्रोविंसेस, हुज प्रोसीड्स गो टू प्रोविंसेस, जिसके जो पैसे आए हैं, प्रोसीड्स का मतलब है जिससे जो पैसे रिकवर होने हैं, जैसे सेल की प्रोसीड होती है, जैसे टैक्स की प्रोसीड होती है, इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर काम से जो पैसा इकट्ठा हुआ। टैक्स प्रोसीड का मतलब टैक्स से इकट्ठा हुआ पैसा, सेल प्रोसीड सेल से इकट्ठा हुआ पैसा, जो अगर वो प्रोविंस के पास जाना है। और चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम और अल्टरिंग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स नीड प्रेसिडेंट प्रायर सैंक्शन। तो फिर प्रेसिडेंट की अप्रूवल इसमें जरूरी है। यानी इस तरह की कोई भी चीज आपने करनी है, कोई आपने मेजर जो है वो चेंज लेके आना है, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेंगे। सच बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन नेशनल असेंबली विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ऐसा बिल आप डायरेक्ट असेंबली में भी नहीं लेके आ सकते अनटिल अनलेस के प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ना करे। इसके बाद आर्टिकल 163, प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस। a provincial assembly may impose taxes on profession, trades, callings और एम्प्लॉयमेंट विद इन इट्स सेट लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो अपने एरिया के अंदर क्या कर सकती है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा सकती है। लाइक आपने देखा होगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सर्विसेज के ऊपर क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करती है। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो आपसे वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, तो उस पे पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। सच टैक्स इज नॉट कंसीडर्ड अ टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, इसको टैक्स ऑन इनकम कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि टैक्स ऑन, ये पर्टिकुलर जो है वो थोड़ा सा जो एरिया होता है उसी के ऊपर ये कंसीडर, ये इनकम टैक्स नहीं है। ये जेन में रखें, इसलिए इन्होंने ये लाइन लिखी है कि ये टैक्स ऑन इनकम नहीं है, बल्कि जो आप सर्विसेज जो के अगेंस्ट जो पैसे लेते हैं उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ये टैक्स चार्ज किया जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 164, ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स। ठीक है, ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, हमने पढ़ा था ना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एफसीएफ, या हमने पढ़ा था प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड पीसीएफ। तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। फेडरल और प्रोविंस, फेडरेशन और प्रोविंस मे गिव ग्रांट्स फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए दी जा सकती है, इवन इफ द आउटसाइड देयर लॉ मेकिंग पावर। अपनी लॉ मेकिंग पावर से बाहर भी जाके जो है वो ग्रांट्स वगैरह दे सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को भी भेज सकता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जैसे अभी सैलाब आया हुआ था, तो पंजाब केपीके की मदद कर रहा था, केपीके पंजाब की मदद कर रहा था, तो इस तरह ये कर 165 की बात करते हैं जी, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ फेडरेशन फ्रॉम प्रोविंशियल टैक्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेडरेशन की कोई प्रॉपर्टी है और प्रोविंस जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दे टैक्स। तो फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविंशियल टैक्स। तो फेडरल गवर्नमेंट की कोई जो भी प्रॉपर्टी या इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है प्रोविंशियल टैक्स, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है या उसकी इनकम है exempt from federal tax and from other provincial tax. Exception क्या है, if a province runs trade business outside the territory, it can be taxed there. तो अगर मिसाल के तौर पे पंजाब ने
सूबा पंजाब ने जो है वो कोई कारोबार किया हुआ है केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, तो जारी बात है वहां पर जो है वो टैक्स जो भी है बनता है वो चार्ज होगा। आर्टिकल 165A है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अर्लियर कॉर्पोरेशन। पार्लियामेंट हैज, उसने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो पावर है कि वो इनकम टैक्स लगा सकती है, ठीक है, ऑन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी बड़ी कंपनीज के ऊपर जिसके शेयर मार्केट में फ्लोट करते हैं, कंपनीज हैं या बॉडीज इस्टेब्लिश्ड ओन कंट्रोल्ड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो किसी के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है, इनकम टैक्स वगैरह। उसके बाद ऑल पास टैक्सेस ऑर्डर्स एंड एक्शंस अंडर दिस पावर बिफोर 1985 अमेंडमेंट आर डीम्ड वैलिड डिस्पाइट एनी कोर्ट जजमेंट, ठीक है। उसके बाद इससे पहले वो कहता है कि जो भी पास्ट में जो भी टैक्सेस लगाए गए, ऑर्डर दिए गए, ठीक है, या एक्शंस लिए गए 1985 के की अमेंडमेंट से पहले, उनको भी जो है वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो पहले टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती रही है, कोई जाके उनको चैलेंज कर दे कि भाई ये तो आपने अब लॉ बनाए हैं, तो आप बताएं जरा पहले जो आप ले रहे थे वो आप किस कानून के तहत ले रहे थे। तो आइन के अंदर अमेंडमेंट जो है ये बाद में आई है, 1985 की अमेंडमेंट के बाद की बात हो रही है। एनी कोर्ट रूलिंग कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन इज वॉइड एंड इनइफेक्टिव है। एनी कोर्ट रूलिंग कंट्रेरी टू दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन के अगेंस्ट, सारी बात है कोर्ट जो है उसके खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती, अगर उसने दी है तो वो नल एंड वॉइड है। इसके बाद है जी आर्टिकल 166, बोरोइंग बाय फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट में बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड गिव गारंटीज, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको एज सिक्योरिटी रखा जाता है, या उसके अलावा कुछ और भी सिक्योरिटी दी जा सकती है। बोथ आर सब्जेक्ट टू द लिमिटेड, बोथ आर सब्जेक्ट टू लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन जो भी बोरिंग करनी है वो लिमिट्स में होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट फिक्स करेगी। उसके बाद है आर्टिकल 167, बोरोइंग बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऊपर बोरोइंग बाय फेडरल गवर्नमेंट था, अब बोरोइंग बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बारो कर सकती हैं? जी बिल्कुल बारो कर सकती हैं, बल्कि बारो करती भी हैं। कैसे होगा, लेट्स सी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बारो on provincial consolidated fund and give guarantees within limits fixed by the provincial assembly। provincial consolidated fund को एज ए सिक्योरिटी रख के क्या करती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बारो करती हैं, ठीक है, गारंटी भी दे सकती हैं विद इन लिमिट्स, क्योंकि जारी बात है जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी लिमिट्स में रहते हुए। और उसके बाद है जी फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव लोन्स, लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, ठीक है। गारंटी क्या होती है? गारंटी ये होती है कि जब आपने कोई लोन लेना होता है तो उसमें आप गारंटी भी देते हैं कि अगर ये लोन मैंने जमा ना कराया तो फिर मेरी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया जाए, उसको उसको ऑक्शन कर दिया जाए, तो ये इस तरह की गारंटीज मौजूद होती हैं। चार्जेबल टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। उसके बाद है जी अ प्रोविंस कैन नॉट रेज लोन्स विदाउट फेडरल कंसेंट इफ एनी प्रीवियस फेडरेशन लोन गारंटी इज आउटस्टैंडिंग। कहते प्रोविंस जो है फेडरल की मर्जी के बगैर कोई मजीद लोन नहीं ले सकता अगर पहले वाले जो लोन है या गारंटी है वो आउटस्टैंड कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इस रूल को जो है इस ये जो आर्टिकल है इसमें इसके बाद जो है वो जारी बात है इसके तहत अगर उसने लोन लेना है तो फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट लेगा, क्योंकि प्रोविंसेस जो है उनके लोन आउटस्टैंड होते हैं और वो फेडरल से इस तरह से कंसेंट लेके अपने लोन एक्वायर करते रहते हैं, ठीक है, बोरो करते रहते हैं, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। प्रोविंसेस में रेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोन्स, डोमेस्टिक यानी मुल्क से भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल लोन बाहर किसी कंट्री से भी ले सकते हैं, और गिव गारंटीज, गारंटी भी दे सकते हैं विद इन लिमिट्स कंडीशन सेट बाय द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो है जो लिमिट बताई है उसके मुताबिक, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर कि जी वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे केपीके को जो है वो लोन देगा किसी काम के लिए, या हम या सिंध को लोन देगा कोई इदारा, या फलां इदारा जो है वो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, ये किसको देगा जी, ये पंजाब को जो है वो लोन देगा। तो इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, तो ये आपस ये जो प्रोविंसेस हैं ये ले सकते हैं लोन। आर्टिकल 168 जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में है बच्चों, इसको एजीपी कहा जाएगा, अक्सर जगह पे आप देखेंगे ये एजीपी कहा गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट करता है, टेक्स ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस। टेन्योर जो है 4 इयर्स है अंटिल एज 65, ठीक है, विच एवर कम्स अर्लियर। पहले अगर 65 साल एज हो गई है उसकी, ठीक है, तो भी जो है वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 साल हो गए हैं तो भी रिटायर हो जाएगा, बेशक 65 साल एज ना भी हुई हो। और मे रिजाइन और बी रिमूव लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, रिजाइन भी वो कर सकता है और उसको रिमूव भी किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट लॉ, पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग करेगी और उसकी बेस पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिसाइड हो जाएंगी एजीपी की। आफ्टर लीविंग ऑफिस कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकता। ऐसा तो नहीं है, फिर इसमें इसकी रीजन ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी को फायदा दिया और उसके बाद फिर वो कोई उससे गवर्नमेंट पोस्ट लेना चाह रहा है
तो ताकि वो इधर से रिटायर और फौरन जो है वो दूसरी सीट पे जाके बैठ जाए। इन केस ऑफ वैकेंसी या फिर एब्सेंस, अच्छा अगर इसकी सीट वैकेंट हो जाती है या ये एब्सेंट हो जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ठीक है, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, ठीक है, टू एक्ट एज ऑडिटर जनरल, तो उसको एक्टिंग ऑडिटर जनरल बना दिया जाता है अनलेस जब तक के रेगुलर इनकम्बेंट नहीं आता। 169 की बात करें, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर जनरल, क्या करना है जी ऑडिटर जनरल ने? ऑडिट आपको पता है, ऑडिट करना है इसने प्रोविंसेस का भी और फेडरेशन का भी। ऑडिटर जनरल जुरिसडिक्शन क्या है? कवर्स अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, फेडरेशन और प्रोविंसेस दोनों को कवर करता है। ऑल्सो ऑडिट अकाउंट्स ऑफ एनी अथॉरिटी बॉडी आर एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिर्फ डिपार्टमेंट्स का नहीं बल्कि कोई अथॉरिटी है, कोई बॉडी है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे कि कोई पीरा है, जैसे पेफडा है, जैसे पीएफए है, ठीक है, जैसे पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, या कोई और अथॉरिटी है, कोई भी अगर वो भी बनी हुई है, नैब है, एफआईए है, उन सब का ऑडिट भी किसने करना है? एजीपी ने ही करना है। और दिस फंक्शंस एंड पावर्स आर डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इसके बारे में लॉ मेकिंग की जा चुकी है, ठीक है, उनके बारे में कहते हैं एक्ट वगैरह पास किया होगा आपने। अनटिल पार्लियामेंट मेक्स सच लॉ, पावर्स एक्सरसाइज अंडर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, प्रेसिडेंट जो है वो फिर कोई ऑर्डर दे देगा आर्जी तौर पे कि भाई इसके मुताबिक आप इदारे को चला लें, अगर ऐसे कोई लॉ पार्लियामेंट में नहीं बने। एजीपी हैज एक्सेस टू ऑल अकाउंट्स, एजीपी की ये एक्सेस होती है कि वो किसी का भी अकाउंट जो है उसको चेक कर सकता है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान प्रिस्क्राइब्स हाउ फेडरल एंड प्रोविंशियल अकाउंट्स विल बी केप्ट, तो कहेगा कि कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं, बट नीड्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूवल की जरूरत है उसको, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है। तो ऑडिट पावर क्या है? द एजीपी ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरेशन के अकाउंट भी यही और प्रोविंस के अकाउंट भी यही ऑडिट करेगा। सोर्स क्या है? अच्छा अगर ये जो लोग होते हैं पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के जो लोग होते हैं वो इधर ही जाते हैं, ठीक है, वो एजीपी ऑफिस के अंदर ही जाते हैं, इसके अंडर काम करते हैं। हाँ बाज़ अवत ऐसा होता है कि डेपुटेशन लेके जो किसी और डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, बाज़ अवत वो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो क्या करते हैं, वो अपने ही रेलिवेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। स्कोप क्या है? आल्सो ऑडिट अथॉरिटीज और बॉडीज एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल्ड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा? अथॉरिटीज वगैरह जो है, पीरा वगैरह जो है, पेफडा वगैरह है, इनका भी ऑडिट करेगा, और इसके अलावा कोई बॉडीज वगैरह है उनको भी ऑडिट करेगा। डिस्क्रिशन क्या है? द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द ऑडिट इज डिटरमिन्ड बाय एजीपी हिंद, ठीक है। एक्सटेंट एंड नेचर, एक्सटेंट क्या है? कितने दिन, डेज, नेचर क्या है, ठीक है, डिटेल्ड ऑडिट, शॉर्ट ऑडिट है, या कुछ भी है। आर्टिकल 171 को देखते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ एजीपी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स जो है वो कैसे होती हैं? रिपोर्ट्स ऑफ एजीपी यानी कि फेडरेशन सबमिट ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, सबमिट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, सबमिट टू द प्रेसिडेंट, रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी जाती है। और प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट ये करता है कि ये दोनों हाउसेस के सामने यानी नेशनल असेंबली और सेनेट के सामने रख देता है। रिपोर्ट्स ऑफ एजीपी प्रोविंस ये सबमिट की जाती है गवर्नर को, ये ऊपर वाली जो है ना ये फेडरेशन की है और ये प्रोविंस की है, और गवर्नर क्या करेगा? इसको प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाती हैं, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, और ये पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती है, और इसको हेड कौन कर रहा होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये एक इंटरव्यू का जो है वो एक फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनर का, मुझसे भी एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था, एफपीएससी का एक इंटरव्यू था। आर्टिकल 172 की बात करते हैं भाई, ऑनरलेस प्रॉपर्टी, ऑनरलेस का मतलब होता है बेनामी, ठीक है, जायदाद, बंदा ही गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा किसकी प्रॉपर्टी है। अगर इनसाइड प्रोविंस है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इन ऑल अदर केसेस फेडरल गवर्नमेंट की हो जाएगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब मिसाल के तौर पे ये आपका आपका जो है ना वो समंदर का क्या किनारा है, पानी, लेकिन दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर कितना आगे तक आपने जाना है, ठीक है, पहले था ये 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एरिया था, 200 एनएम तक, अब जो है वो इसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया है? 350 तक, यानी 150 इसमें नॉटिकल माइल और ऐड कर दिया गया। अब ये 200 ये 150 ये यहाँ तक जो है वो हमारा एरिया कर दिया गया है, ये आ गया है 350 नॉटिकल माइल। अच्छा अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फायदा क्या है? देखो यहाँ से आप मछलियां पकड़ सकते हैं, ठीक है, फिशिंग हो सकती है, यहाँ से ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जैसे खान साहब के दौर में केकड़ा वन आपने उसका नाम सुना होगा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सर्विलेंस कर सकते हैं, आपकी जो नेवी है वो सर्विलेंस कर सकती है, यानी कि दुश्मन पे नजर रख सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये आपका एरिया। मेरीन ऑयल एंड natural within the province or its adjacent territories waters joint and equal ownership of the federal government and provincial government subject to the existing commitments, ठीक है, किसी भी प्रोविंस के अंदर जो है अगर जारी बात है तो उस प्रोविंस का राइट है पहला
और उसके बाद फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट का ज्वाइंट एंड इक्वल ऑनरशिप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज्वाइंट ऑनरशिप है, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन आपने पहले भी देखा कि अगर कोई इस तरह की कोई चीज है, ऑयल है, गैस है, तो सबसे पहले उस प्रोविंस को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद फिर बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको जो बचेगा वो दे दिया जाएगा, बजाय इसके कि वो जाया हो जाए, बाकी प्रोविंसेस के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा उसको। आर्टिकल 173 की बात करते हैं भाई, पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अथॉरिटी ओवर प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। फेडरेशन एंड प्रोविंस में ग्रांट, सेल, मॉर्गेज, परचेज और एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, एफजी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये ह्यूमन की तरह ही काम करते हैं, सही है। और उसके बिहाफ पे साइन कौन कर रहा होता है, इन दोनों का चीफ एग्जीक्यूटिव। ये क्या कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं, कोई ग्रांट दे सकते हैं, कोई मॉर्टगेज, कोई परचेज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। ओनरशिप की बात करते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर फेडरेशन एंड प्रोविंसेस वेस्ट इन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी फेडरेशन के लिए है या प्रोविंस के लिए है वो उसी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, जारी बात है, जो उसने खरीदा है। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, मस्ट बी मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन केस ऑफ अगर वो प्रॉपर्टी प्रोविंस की है, ठीक है, प्रोविंस की तरफ से पार्टी कौन होगा, प्रेसिडेंट, और सॉरी फेडरेशन की तरफ से प्रेसिडेंट होगा, और प्रोविंस की तरफ से क्या होगा, गवर्नर होगा। एग्जीक्यूटेड बाय पर्संस ऑथराइज्ड बाय देम, एग्जीक्यूटेड बाय पर्संस ऑथराइज्ड बाय देम। या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी को ऑथराइज कर दे और वो फिर क्या करें, उसको जाके एग्जीक्यूट करें। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑथराइज ही कर दिया जाता है किसी ना किसी को, किसी ब्यूरोक्रेट को भेज दिया जाता है कि वो उनकी बेस पे क्या करता है, एग्रीमेंट कर लेता है। फेडरेशन आमतौर पर प्रेसिडेंट जो है वो खुद इस किस्म का एग्रीमेंट वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करता। अच्छा भाई, लाइबिलिटी की बात करते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। सारी बात है, पर्सनली तो लाइबल नहीं है, स्टेट के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो वो पर्सनली उनको लाइबल करार नहीं दिया जा सकता। सारी बात है, स्टेट की तरफ से किसी ना किसी ने तो साइन करना ही है, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं आमतौर पर। सेम इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल्स एग्जीक्यूटिंग ऑन देयर बिहाफ, ठीक है, इसी तरह की इम्यूनिटी जो है वो उन ऑफिसर्स के लिए भी है, वो जो इनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट जो है वो किसी सेक्रेटरी को कहता है, ठीक है, सेक्रेटरी के जिम्मे, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी स्टैब, सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट को कहता है कि यदि आप मेरे बिहाफ के ऊपर एग्रीमेंट करें, तो सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट को भी वही इम्यूनिटी हासिल होगी जो प्रेसिडेंट को हासिल है। लैंड ट्रांसफर जो है अगर कोई करनी है तो वो क्या होगी, रेगुलेटेड बाय लॉ होगी। जो भी उस वक्त का लॉ ऑफ लैंड होगा उसके मुताबिक क्या होगा, लैंड रेगुलेट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। आर्टिकल 174 है हमारे पास। इसके बाद सूट्स एंड प्रोसीडिंग। फेडरेशन है, मे सू बी सूड इन द नेम ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, फेडरेशन पे भी सू हो सकता है, प्रोविंस पे भी सू हो सकता है। आर्टिकल 175 देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर एस्टैब्लिश विद मोर कोर्ट्स पॉसिबल बाय लॉ, ठीक है, आर एस्टैब्लिश विद मोर कोर्ट पॉसिबल बाय लॉ, ठीक है, जितनी लॉ के अंदर पॉसिबिलिटी है उतनी कोर्ट्स जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई हैं। कोर्ट्स में हैव ओनली द जुरिस्डिक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, ठीक है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिसाइड की गई है उसके मुताबिक ही काम करती है। एंड द जुडिशरी वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 40 डेज ऑफ द कमेंस, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कमेंसमेंट से वो कहता है कि 14 डेज के अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाएगा। अगर आपने ये देखा हो, स्टेट जो होती है ना, स्टेट, अब ये मैं कहता हूँ कि ये स्टेट की छत है, कोई मुल्क है, इसके तीन पिलर्स होते हैं। एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, और एक पिलर जो है वो ये है, जिसके ऊपर सारी स्टेट की इमारत खड़ी होती है। तो पहला पिलर पहले नंबर पे और सबसे जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो को क्या होता है, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर, कानून साजी करने वाले, ठीक है। आपकी असेंबलीज हैं, आपकी पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है और सेनेट है, ये सबसे जो है वो ज्यादा मोहतरम है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनको हाई प्रायोरिटी हासिल है। उसके बाद आ जाती है जी जुडिशरी, दूसरे नंबर, ये जुडिशरी है, इन्होंने कानून बनाना है, इन्होंने कानून की तशरीह करनी है। तीसरे नंबर पे हैं एग्जेक्टिव, ठीक है, ये स्टेट के पिलर्स की बात करें। बात आपको सवाल पूछ लेते हैं कि स्टेट के कितने पिलर्स हैं, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। कोर्ट्स हैव ओनली जुरिसडिक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, ठीक है, और फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 डेज ऑफ द कमेंसमेंट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के 14 दिन के बाद जो है वो जुडिशरी जो है वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। उसको कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो एग्जेक्टिव से अलग है या एग्जेक्टिव जुडिशरी से अलग है। उसके बाद है जुडिशियल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशियल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, जजेस रखने आपने, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, एक जुडिशियल कमीशन आपको चाहिए जो कि उनका फैसला करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना, उनके इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करे। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और फेडरल शरीयत कोर्ट से भी जज ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इवेल्युएट्स हेड
हाई कोर्ट जजेस परफॉर्मेंस, हाई कोर्ट के जजेस की जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है, ठीक है, और उसकी बेस पे फैसला किया जाता है। कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम ईच कोर्ट, इंक्लूड सीजेपी, ये चेयरमैन होता है, सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीजेपी मतलब, और चेयर का मतलब है चेयरमैन, सीनियर जजेस होते हैं इसमें। उसके बाद लॉ मिनिस्टर होता है, एजीपी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, बार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बार का प्रेसिडेंट वगैरह इसमें डाल लेते हैं, वो जो बार काउंसिल होती है। उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, एमपीए कोई होते हैं, एंड अदर्स, वुमेन, नॉन वुमेन, वुमेन है और नॉन मुस्लिम, टेक्नोक्रेट वगैरह, ये सारे जो है उसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद है जी, अ पार्लियामेंट्री कमेटी कंफर्म्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अमंग द थ्री सीनियर मोस्ट जजेस, तीन सीनियर मोस्ट जजेस जो है ना उनमें से चूज किया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी कंफर्म्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अमंग द थ्री सीनियर मोस्ट जजेस। द कमीशन नॉमिनेट्स द जज फॉर ईच वैकेंसी टू द प्राइम मिनिस्टर। कमीशन जो है वो क्या करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगा कि ये शख्स जो है इसको हायर कर ले, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट के ऑर्डर निकाल देगा, और इस तरह से क्या है, किसी भी जज की सिलेक्शन हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जज। सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, चीफ जस्टिस है, सीजेपी जिसको कहते हैं, प्लस अदर जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट। मेंबर्स ऑफ जजेस, सॉरी, द नंबर ऑफ जजेस इज फिक्स्ड आइदर बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अंटिल देन बाय द प्रेसिडेंट। तो नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा, या तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया फिर प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन जब अगर पार्लियामेंट ने उस पर लॉ नहीं बनाया ना, अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ मौजूद नहीं है तो फिर क्या है, प्रेसिडेंट। और अगर लॉ मौजूद है तो फिर प्रेसिडेंट नहीं करेगा, फिर सारी बात है लॉ के मुताबिक ही फैसला होगा। आर्टिकल 177 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट्री या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखें जी, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 175 ए, ठीक है जी। चीफ जस्टिस और जजेस जो है उनको सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, यानी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जो है वो तो प्रेसिडेंट नहीं करने हैं। प्रेसिडेंट का आपने देखा ज्यादातर काम यही है कि ऑर्डर शॉर्डर कर रहा हो। एलिजिबिलिटी क्या है भाई उसके लिए, जजेस के लिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आइदर ईयर्स एज हाई कोर्ट जजेस, 5 साल जो है आइदर, एंड आइदर 5 ईयर एज हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के अंदर 5 साल सर्व किया, 15 ईयर एज हाई कोर्ट एडवोकेट, या फिर 15 साल से हाई कोर्ट का एडवोकेट हो तो भी वो आल्सो एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है तो वो भी जो है वो उसके लिए कंटेस्ट किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको माना जाता है। आर्टिकल 178 की बात करते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ओथ कैसे लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, उसका ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस, और जो बाकी जजेस होंगे वो किससे लेंगे ओथ, चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से, और जो बाकी उसके नीचे वाले जितने भी जजेस हैं वो किससे लेंगे, वो चीफ जस्टिस से लेंगे। और ओथ जो है वो कहाँ पे, थर्ड जो स्केड्यूल है हमारा उसके अंदर, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो थर्ड स्केड्यूल लगा हुआ है ना, टोटल 5 स्केड्यूल है, जो थर्ड स्केड्यूल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर 7 स्केड्यूल हैं या 5 स्केड्यूल हैं, तो बच्चों 5 स्केड्यूल है, वैसे पहले 7 थे, ठीक है, टोटल 7 थे स्केड्यूल, लेकिन फिर दो जो है उसमें से रिपील हो गए, ठीक है, इसका मतलब है माइनस हो गए, तो अब कितने रह गए, 5 रह गए हैं, दो क्या हो गए, रिपील हो गए, रिपील का मतलब क्या है, कैंसिल हो गए हैं। अब आर्टिकल 179 की बात करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 ईयर ऑफ एज तक जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, यानी 65 ईयर की एज में उनकी रिटायरमेंट होगी। अगर आप हाई कोर्ट को देखें तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि उनकी एज क्या होगी, 62 ईयर होगी, अनलेस दे रिजाइन और रिमूव अर्लियर। लेकिन इससे पहले वो रिजाइन भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी किया जा सकता है किसी मिसकंडक्ट पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टर्म इज फिक्स्ड एट 3 ईयर। चीफ जस्टिस की जो टर्म है वो फिक्स है 3 साल, आफ्टर विच ही रिटायर, जिसके बाद वो रिटायर हो जाता है, इवन इफ ही हैज नॉट रीच्ड एट द एज ऑफ 65। अगर वो रिटायरमेंट की एज पे नहीं भी पहुंचा, मिसाल के तौर पे वो 60 साल की एज में चीफ जस्टिस बन गया, ठीक है, सीजेपी, और उसके बाद 3 साल तक जो है वो चीफ जस्टिस रहा, तो 63 साल की एज में भी वो क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। हालांकि उसने 65 साल एज जो है वो अचीव नहीं की, लेकिन फिर भी क्या है, 63 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको किसी के अंडर लगा दिया जाएगा, सारी बात है वो उसकी डिग्निटी के भी अगेंस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या किया जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 180 को देखते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस इफ नीडेड। इफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफिस इज वैकेंट, किसी वजह से वैकेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी या कुछ और हो गया, और इज एब्सेंट, मुल्क से बाहर चला गया, अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटीज, बीमार है, पागल हो गया, द मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी सीनियर जज होगा सीनियोरिटी के हिसाब से उसको प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा देगा ताकि स्टेट का काम ना रुके। आर्टिकल 181 देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 181 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग और एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिंग या एड हॉक जजेस भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इफ अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफिस इज वैकेंट, अगर वो ऊपर चीफ जस्टिस के लिए था अब जजेस के लिए है, अगर वैकेंट है तो सारी बात एब्सेंट है या अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज, बीमार वगैरह हो गया है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज को, इवन रिटायर्ड जज जो है उसको भी लगा सकता है टू एक्ट एज ए टेम्परेरी जज, वो टेम्परेरी जज के तौर पे काम करेगा, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सच अपॉइंटमेंट कंटिन्यू अंटिल रिवोक बाय द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे उस वक्त तक ये चलती रहेगी अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस लगाने का क्या तरीका कार है। इफ सुप्रीम कोर्ट टेक कोरम और नीड मोर जजेस, ठीक है, सॉरी लैक्स कोरम, ये थोड़ा स्क्रीन मुझसे दूर है इसलिए मुझे कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है। लैक्स का मतलब है कोरम कम है, ठीक है, कोरम जितना चाहिए उससे कम है, और नीड मोर जज, ठीक है, जजेस जो है वो मजीद चाहिए, ऐसी सूरत में टेम्परेरीली चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली हायर होके नहीं आ रहे, या जो प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा है। द चीफ जस्टिस विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल में अपॉइंट, चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेगा किसकी, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से। अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड विद इन लास्ट 3 years, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जो कि 3 साल पहले रिटायर हुआ, ऐसा नहीं कि कोई 20 साल पहले रिटायर हुआ उसको लगा देंगे जिसको लॉ सारा भूल गया, ऐसा नहीं, जो कि 3 साल पहले रिटायर हुआ, ठीक है, अभी फ्रेश रिटायर हुआ। हाई कोर्ट जज क्वालिफाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट के जज को भी लगाया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है विद द चीफ जस्टिस कंसेंट, उसके जो प्रोविंस का चीफ जस्टिस है उससे पूछ के, ठीक है। हाई कोर्ट जाहिर बात है प्रोविंस में होती है ना, लाहौर से किसी को उठा के अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद उसमें सुप्रीम कोर्ट में लगाना है, जाहिर बात है कि आपको उसके जो चीफ जस्टिस है वहां का उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। सच एड हॉक जजेस हैव द सेम पावर्स एज परमानेंट जजेस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, अब उनका जो टेन्योर है उसके दौरान जो एडहॉक जजेस हैं उनके पास भी वही पावर्स हैं जो परमानेंट जजेस के पास, एडहॉक जजेस के पास भी वही पावर्स हैं जो परमानेंट जजेस के पास हैं। उसके बाद करते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 183 है, 183 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एट इस्लामाबाद, परमानेंट सीट से मुराद इसका सेक्रेटेरिएट। व्हेन द प्रेसिडेंट विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल द चीफ जस्टिस मे अलाउ द कोर्ट टू सिट एट अदर प्लेस, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से जो है वो और जगह पे भी इसको इस्टेब्लिश किया जाता है सीट को, ठीक है। सीट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो है वो लाहौर रजिस्ट्री है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहावलपुर रजिस्ट्री है, इस तरह जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहां पर इन्होंने इनकी रजिस्ट्रीज बनाई हुई, इनके सीट्स ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं। अंटिल द कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड एट इस्लामाबाद इट्स सीट is decided by the president, ठीक है, until the court is established by Islamabad its seat is decided by the president। जब तक जो है वो कोर्ट इस्लामाबाद में एस्टेब्लिश है तो उसकी जो सीट है वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ होना चाहिए, चीफ जस्टिस कहाँ बैठेगा, ठीक है, कहाँ बैठ के ये फैसले करेंगे, तो ये सीट है बेसिकली जो है वो इनका सेक्रेटेरिएट है। आर्टिकल 184 की बात करते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या था, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाता है ना तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। इट गिव्स डिक्लेरेटरी जजमेंट्स इन सच डिस्प्यूट्स, और ये जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये क्या करती है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है डिक्लेरेटरी जजमेंट्स के, वो डिक्लेयर कर सकता है कोई भी जजमेंट। इट में एक्ट ऑन इश्यूज ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट यूज सो मोटो पावर्स बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल्ड एप्लीकेशन, बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल्ड एप्लीकेशन, कहता है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब उसके पास कोई मामला आता है, प्रोविंस वगैरह, प्रोविंस और कोई फेडरेशन उसके पास मामला लेके आएगी तब जो है उस पर फैसला करेगा, लेकिन सो मोटो एक्शन वो नहीं लेगा। आपको पता है सो मोटो एक्शन के ऊपर जो है वो कुछ अर्सा पहले पाबंदी लगा दी गई है, आइन के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है। अब जो है वो इस तरह से, जैसे पहले साकिब निसार के दौर में सो मोटो एक्शन हर चीज पे लिए जा रहे थे, अब उस तरह से एक्शन नहीं लिए जाते। आर्टिकल 185 की बात करते हैं, appellate jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court hears appeals from the High Court judgments, decrees और sentence। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है ना वो अपील भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पे एक केस जो है वो आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, वहां पे किसी शख्स के खिलाफ फैसला हो गया, वो चला जाता है हाई कोर्ट, अगर वहां से भी उसके खिलाफ फैसला हुआ है ना
तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हेयर्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, हाई कोर्ट का जजमेंट है और वो इसके पास आ सकता है। कोई जजमेंट है, कोई डिक्री है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब ये आमतौर पे जो सिविल सूट्स में होता है, जो जमीनी मामलात होते हैं उसके अंदर डिक्री दी जाती है। डिक्री का जो फैसला है वो कैसे होता है कि ये जो फलां जमीन जो है, फलां जमीन फलां शख्स को दे दी जाए, ठीक है, फलां जमीन फलां शख्स को दे दी जाए, इसको डिक्री कहा जाता है। इस तरह के फैसले जो होते हैं। सेंटेंसेस जो है सजाओं को कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। सेंटेंस क्या होती है? सजा होती है। जजमेंट किसी भी किस्म का कोई फैसला है। अपील्स lie in the cases of death, life imprisonment, contempt of court, property or disputes over 1 million और constitutional interpretation issues, ठीक है। तो अपील जो है वो इनमें से किसी भी मामले के ऊपर हो सकती है, जैसे लाइफ डेथ इम्प्रिजनमेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अदालत की जो है ना उसमें उसको हद की अदालत कहा जाता है, और उसके बाद प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट्स है 1 मिलियन वगैरह का, ठीक है, ओवर 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन से ज्यादा का, या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई इशू है। बात का तो ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कहता है कि ये जो आइन की ये शिक है, इसको जो है वो इंटरप्रेट करके बताएंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है, जब कोई मसला मसाइल होता है। इन ऑल अदर मैटर्स अपील्स रिक्वायर स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो ऊपर वाली है ना अपील्स, ये डायरेक्ट ही हो जाती हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट टू अपील नहीं चाहिए। अपील्स रिक्वायर स्पेशल लीव टू अपील। लीव टू अपील का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट, दरख्वास्त। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आपने किसी किस्म की कोई अपील फाइल करनी है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दे। अगर वो केस जो है वो लाइफ डेथ इम्प्रिजनमेंट का है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का या पैसों का डिस्प्यूट है 1 मिलियन से ज्यादा का, ठीक है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, फिर तो आप जाके जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और इशू है ना, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट अपील नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? लीव टू अपील होगा। रजिस्ट्रार जो है ना उसके पास एक एप्लीकेशन जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जी हम ये अपील फाइल करना चाह रहे हैं। रजिस्ट्रार अगर इजाजत देगा तो फिर वो क्या होगा? वो अपील फाइल होगी। वो देखा जाता है कि ये वाकई काबिल समाअत है भी या नहीं है, ठीक है, तो उसका एक कोर्ट का अपना प्रोसेस होता है। बाज़ बात उसके अंदर जो है उस पर समाअत भी होती है। आर्टिकल 186 की बात करते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 186 क्या कहता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। द प्रेसिडेंट में रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट्स फॉर ओपिनियन। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी ले सकता है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसपे प्रेसिडेंट जो है वो कंफ्यूज है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन रिटर्न में जो है वो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट मस्ट कंसीडर द रेफरेंस एंड रिपोर्ट इट्स ओपिनियन बैक टू द प्रेसिडेंट। तो फौरी तौर पे वो क्या करेगा? वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने अपना ओपिनियन नहीं देना, बल्कि वो बाउंड है, आइन के तहत वो बाउंड है कि वो उसको लाजमी अपना ओपिनियन देगा। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर, ठीक है। अगर एक हाई कोर्ट के अंदर कोई फैसला जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो किसी और हाई कोर्ट को भी असाइन कर सकती है, सही है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट को भी मैटर असाइन किया जा सकता है, या अगर उसमें कोई इस तरह की जो है वो नेचर है, पता लगता है कि वो एक प्रोविंस की बजाय दूसरे प्रोविंस से उसका ताल्लुक है, तो वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब उसके बाद आर्टिकल 187 को देखते हैं, इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है, ठीक है, और उसके जो इश्यूज हैं उसको जो है वो कैसे चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर डिक्री टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस इंक्लूडिंग सिक्योरिंग अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो किसी भी इशू को जो है वो डिसाइड करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं? उसको ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंडिंग केस, कोई भी पेंडिंग केस, वैसे आमतौर पर जो ट्रायल्स हैं वो लोअर कोर्ट्स के अंदर होते हैं, यानी उसकी समाप्त कर सकते हैं आप, उसको हियरिंग कह सकते हैं। ट्रायल का जो वर्ड है वो शायद यहाँ पर ज्यादा सूटेबल नहीं है। इंक्लूडिंग सिक्योरिंग अटेंडेंस और ठीक है, अटेंडेंस सिक्योर करने, अटेंडेंस भी सिक्योर कर सकता है, यानी कि उसको हाजिर कर सकता है कि वो लाजमी हियरिंग पे है, और डॉक्यूमेंट्स अगर उसको कोई चाहिए सुप्रीम कोर्ट तो को, तो वो भी जो है वो उससे हाजिर किया जा सकता है, मंगवाया जा सकता है। ये था जी आर्टिकल 187। अब आ जाते हैं आर्टिकल 188 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स जज। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू, ठीक है, इसको कहते हैं नजर सानी। आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि नजर सानी की अपील दायर की गई है। एनी ऑफ इट्स जजमेंट्स और ऑर्डर्स, कोई भी अपना जजमेंट है या ऑर्डर है उसके ऊपर क्या की कर सकती है? नजर सानी कर सकती है, ये उसकी पावर में मौजूद है। दिस पावर इज सब्जेक्ट टू द लॉज पास बाय द मजलिस शुरा, यानी पार्लियामेंट इसके लिए क्या करेगी? लॉ पास करेगी और इसके लिए रूल्स बनाएगी और उसके मुताबिक नजरसानी करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले गलत फैसला कर दे, फिर लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? लोगों को मजबूर करे और उसके बाद फिर नजरसानी करके फैसले को तब्दील कर दे। इस तरह नहीं, उसके लिए रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स के मुताबिक ही जो है वो नजरसानी हो सकती है। अब आर्टिकल 189 है, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग टू ऑल अदर कोर्ट्स। तो अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया वो तमाम दूसरी कोर्ट्स के लिए क्या है? बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन on questions of law or legal principles are binding to all the other courts of Pakistan। अगर कोई आईनी मामला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो बाकी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो सारी की सारी जो है वो भी उस फैसले को या उस जजमेंट को या उस प्रोसीडिंग को मानने की पाबंद होंगी। आर्टिकल 190 आ गया जी, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जितनी भी है, यानी एग्जेक्टिव साइड जितनी भी है, ब्यूरोक्रेसी जितनी है आपकी, ठीक है, हायर ऑफिशियल जितने भी ऑफिसर जितने भी हैं, वो सारे के सारे पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करें, असिस्ट करें। उसके बाद आर्टिकल 191 है, सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, सारी बात है, कोर्ट का जो है वो डेली का बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस से मुराद ये है कि उसकी डेली की एक्टिविटीज, बिजनेस से मुराद ये नहीं है कि कोर्ट ने वहां पर कोई लेन देन करना है, बिजनेस से मुराद ये है कोर्ट की जो डेली की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो चलाने के लिए क्या करेंगे, रूल्स वगैरह बनाएंगे, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस वगैरह बनाएंगे। आर्टिकल 191 ए की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन benches. Constitutional benches of the Supreme Court are especially nominated by the Judicial Commission and may include equal representation from each province. अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यानी मिसाल के तौर पर कोई ऐसा आइन से मुतल्लिक कोई मामला है जिसकी तशरीह करनी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। आइन से मुतल्लिक कोई मामला इससे है। अभी हमने एनएफसी पढ़ा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उससे रिलेटेड जो है वो किसी चीज की तशरीह करनी है, कोई मसला आ गया, तो अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें नॉमिनेटेड बाय द जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन इनको नॉमिनेट करेगा, इंक्लूड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच प्रोविंस। तो हो सकता है कि 4 प्रोविंस है तो 4 प्रोविंस में हर एक में से एक एक जो है वो बंदा लगा दे। ओनली दीज बेंचेस कैन एक्सरसाइज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184। सर्टन एपलेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 184 के मुताबिक जो भी हमने पढ़ा, और सर्टन एपलेट जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये क्या है जी, आर्टिकल 186 है ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 184 और 186 को आप इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अ बेंच ऑफ एट लीस्ट 5 जजेस नॉमिनेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेयर सच मैटर्स एंड ऑल रेलिवेंट पेंडिंग केसेस एंड ट्रांसफर टू दीज बेंच। अच्छा, इसमें ना एटलीस्ट 5 जजेस होते हैं, ठीक है, एक विफाक की तरफ से होता है, 4 जो है वो हर सूबे की तरफ से होते हैं, यानी कि बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तरफ से एक बेंच जो है वो बनाया गया, और ये क्या कर सकता है कि इस तरह के जो मैटर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर ये क्या कर सकता है, फैसला कर सकता है। आर्टिकल 192, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, वन फॉर ईच प्रोविंस। अब हाई कोर्ट कैसे बनी, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन मौजूद है। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, अदर जजेस होंगे उसके अलावा, एज डिटरमिन्ड बाय लॉ, जैसा कि लॉ के अंदर लिखा गया है, और फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, और जैसा कि जो है वो प्रेसिडेंट ने यहाँ फिर अपने रूल में फिक्स किया हुआ है। अगर लॉ में कुछ नहीं है तो प्रेसिडेंट के रूल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अगर लॉ बन गया है तो फिर प्रेसिडेंट के रूल जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, फिर लॉ जो है उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको बरतर माना जाएगा। इसके बाद है द कॉमन हाई कोर्ट फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान हैज बीन अबॉलिश। पहले, इससे पहले क्या था कि कॉमन हाई कोर्ट थी, सिंध और बलूचिस्तान की एक थी। सेपरेट हाई कोर्ट आर नाउ एस्टैब्लिश फॉर ईच प्रोविंस। अब क्या है, सेपरेट हाई कोर्ट हर प्रोविंस के लिए, सिंध के लिए अलग, बलूचिस्तान के लिए अलग, केपी के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग होगी। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एरियाज आउटसाइड एनी प्रोविंस बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, उसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है टू एरियाज आउटसाइड प्रोविंस, उन एरियाज की तरफ जो कि प्रोविंस के बाहर हैं, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट से, ठीक है, यानी नेशनल असेंबली उसके लिए अप्रूवल देगी तो उसमें किसी एरिया को उसमें उसके अंडर दिया जा सकता है। इसके बाद है जी आर्टिकल 193, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। चीफ जस्टिस एंड अदर हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 175 ए। ये आपने याद रखना है, ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट का कौन सा आर्टिकल है, 193। इसी तरह से ये ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये भी 194, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या है जी, पाकिस्तानी सिटीजन हो, एट लीस्ट 40 साल एज हो, मिनिमम 10 साल की जो है वो उसकी सर्विस हो एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट, ठीक है, वकील के तौर पे। डिस्ट्रिक्ट जज रेफर्स टू द जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन दी हुई थी ताकि आपको पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर क्या है। इसके बाद है जी आर्टिकल 194, ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर द गवर्नर। चीफ जस्टिस गवर्नर से लेगा, ठीक है, और अदर जजेस जो है वो चीफ जस्टिस से लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि विफाक में हमने देखा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये सवाल पूछे जाने हैं आप, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर केस है ना, ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होता है, वो प्रेसिडेंट से ओथ लेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। अदर जजेस टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट,
ठीक है। तो बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो किससे लेंगे, वो चीफ जस्टिस से लेंगे, और चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से। इसी तरह अगर हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नर से, और बाकी के जो उससे लोअर जजेस हैं वो किससे, वो चीफ जस्टिस से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विफाक में है। आर्टिकल 195 की बात कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट एज से रिलेटेड है। हाई कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल 62, 62 साल की एज तक जो है ये क्या करेंगे, ये ऑफिस अपना होल्ड करेंगे, अनलेस दे रिजाइन और रिमूव्ड अर्लियर, या तो वो छोड़ जाएं या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए किसी मिसकंडक्ट के ऊपर। अदरवाइज जो है वो क्या है, 62 साल उनकी एज लिमिट है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो हाई कोर्ट का जो जज है उसकी एज लिमिट 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो उसकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65, 65 साल है। ये जरा फर्क याद रखिएगा, ये हिसाब से पूछा जा सकता है। अब आ जाता है जी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज लगाए जा सकते हैं, वैसे यहाँ भी लगाए जा सकते हैं। इफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज एब्सेंट, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है और उसका ऑफिस वैकेंट हो गया, किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अनदर हाई कोर्ट जज, किसी और हाई कोर्ट जज को, और मे रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि वहां पे कोई, वहां पर जो है टू एक्ट एज चीफ जस्टिस, ठीक है, उसके सुप्रीम कोर्ट जज को किसी को कहेगा कि वहां पे एज ए चीफ जस्टिस काम करे, किसी को एक्टिंग के तौर पे लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 197 देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, ये भी लगाए जाते हैं, ठीक है, काफी सारे होते हैं, जैसे एडिशनल सेशन जज वगैरह होते हैं। व्हेन हाई कोर्ट जजेस पोजीशन इज वैकेंट, कोई पोजीशन वैकेंट है, जज कोई एब्सेंट है, एक्स्ट्रा जजेस आर नीडेड, तो अक्सर जजेस की जरूरत होती है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल जजेस, अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड सेट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये प्रेसिडेंट की तरफ से ये पीरियड सेट किया जाता है विद इन लीगल लिमिट्स, ठीक है, जो लीगल लिमिट्स है, जो इस पे लॉ बना हुआ है, तो उसको सामने रखते हुए क्या करेगा प्रेसिडेंट, उनका जो टाइम पीरियड है वो सेट करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ये कहेगा लें जी मैंने इस बंदे को 30 साल के लिए लगा दी, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो लीगल लिमिट्स हैं उनके अंदर। आर्टिकल 198 है सीट ऑफ द हाई कोर्ट। ईच हाई कोर्ट कीप्स इट्स प्रिंसिपल सीट, तो हर हाई कोर्ट की अपनी एक प्रिंसिपल सीट होती है जो प्रोविंस के अंदर होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज सीटेड इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी सीट कहाँ है, इस्लामाबाद है। सीट का मतलब है कि वो कहाँ पे बैठेगी, कहाँ पे जो है उसका सेक्रेटेरिएट होगा। इसके बाद है हाई कोर्ट में होल्ड सर्किट कोर्ट्स एंड हैव बेंचेस इन मेजर सिटीज। लाहौर में है जी हाई कोर्ट, बहावलपुर में हाई कोर्ट है, मुल्तान में, रावलपिंडी, सिंध, सक्कर, पिशावर, एबटाबाद, मैंगोरा, डेरा इस्माइल खान। बलूचिस्तान में कौन कौन से, सीपी और तुर्बत। तो बेंचेस आर स्टाफ्ड बाय जजेस नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, ठीक है। बेंचेस जो हैं वो उनको कौन स्टाफ करता है, उनको चीफ जस्टिस बनाता है। बेंच का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे कि जी इसमें एक बेंच बनाना है, उसमें 3 लोग होंगे, तो बेंच जो है उसमें 3 लोग हैं, एक में ए को डाल दिया, एक में बी जज को डाल दिया, एक में सी को डाल दिया, और ये कम से कम 1 साल तक जो है वो ये बेंच कायम रहेगा, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ केसेस जो है वो इसको असाइन किए जाएंगे। उसके बाद है जी आर्टिकल 199, आज का सेकंड लास्ट आर्टिकल है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स टू इंश्योर पीपल और अथॉरिटीज एक्ट लॉफुली। हाई कोर्ट जो है वो लोगों को ऑर्डर दे सकती है या अथॉरिटीज को किसी को ऑर्डर दे सकती है कि वो लॉफुली एक्ट करें, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट का ख्याल करें, और क्वेश्चन अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ऑफिस और ऑफिस होल्डिंग, ठीक है। अनलॉफुल डिटेंशन जो है उसके ऊपर वो क्वेश्चन रेज कर सकती है, या किसी ऑफिस होल्डर के ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन रेज कर सकती है, यानी ये उसकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद है, उसकी पावर है। ऑर्डर्स कैन नॉट बी इशूड सो मोटो एक्शन जो है वो नहीं ले सकते भाई, अब खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे पहले ये होता था कि जी अगर कोई डैम बन रहा है तो उसने सो मोटो एक्शन लिया, उसने कहा कि जी ये कैसे बना रहे हैं आप, तो यहाँ घपले हो रहे हैं, तो इस तरह सो मोटो एक्शन नहीं, अनटिल अनलेस के कोई आके जो है वो खास तौर पे कोई एप्लीकेशन ना दे। दे मस्ट बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एक्सेप्ट स्पेशल केसेस, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में नहीं है, लेकिन मोस्टली एप्लीकेशन के ऊपर ही होगा। इंटरिम ऑर्डर्स अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट प्रॉपर्टी और रेवेन्यू रिक्वायर नोटिस टू द लॉ ऑफिसर एंड जनरली लास्ट अप टू 6 मंथ। तो कहते हैं इंटरिम ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, अबूरी हुक्मनामा, वक्ती तौर पे जब तक फैसला नहीं हो सकता, कोई इंटरिम रिलीफ, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंटरिम रिलीफ दे देते हैं, तो वो चीज भी दी जा सकती है। विद द केस डिसाइडेड ऑन मेरिट विद इन दिस पीरियड, और फिर यह है कि इस पीरियड के अंदर 6 महीने के लिए, लेकिन ये मैक्सिमम होता है, और इन 6 महीने के अंदर अंदर फिर उन्होंने फैसला करके उनको इंसाफ देना होता है। आज का लास्ट आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 200, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस बिटवीन प्रोविंसेस, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स जो है, मेरा ये ए है, ठीक है, ये सिंध में काम कर रहा है, और उसको ट्रांसफर करके कहाँ लगा दिया जाए, पंजाब में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस वो कर सकता है भाई, ऑन अनदर हाई कोर्ट ओनली विद जजेस कंसेंट, ठीक है, जजिस की कंसल्ट लेकिन जरूरी है। एंड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस से कंसल्ट भी करेगा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ बोथ कोर्ट्स, और उन कोर्ट्स के जो ये जो सिंध हाई कोर्ट का और पंजाब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनसे भी पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीजेपी,
इससे भी पूछेगा और फिर ट्रांसफर कर सकता है। यानी ये इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर है ना, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में। चीफ जस्टिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसफर। अब जो चीफ जस्टिस है ना, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक्टिंग जजेस हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, आर इंक्लूडेड। ट्रांसफर्ड जजेस आर एंटाइटल्ड टू अलाउंसेस। अब जो ट्रांसफर करके जिसको सिंध से पंजाब आपने भेजा है ना, उसको क्या किया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे एंड प्रिविलेजेस, और डिफरेंट किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे इन एडिशन टू देयर सैलरी, सैलरी के अलावा, एज डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट जो है वो डिटर्मिन करे। प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेगा वो इनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, कि अगर ये सैलरी के अलावा ये अलाउंसेस जो है इनको दिए जाएं, इतने पैसे जो है वो इनको जो है वो फलां अलाउंस के दिए जाएं, इतने पैसे फलां अलाउंस के दिए जाएं, तो वो सारे के सारे पैसे एग्जेक्टिव अलाउंस और पता नहीं कौन कौन से अलाउंस, वो सारे उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिकल नंबर 200। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। अगर इसमें से किसी भी आर्टिकल की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसका जो है वो जरूर जवाब दूं, ठीक है। और उम्मीद है कि इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। आपके टेस्ट के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।